नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। एनडीए में खुली बगावत है, इस पर आज एक तरह से कह सकते हैं कि मोहर लग गई है, पुख्ता मोहर लग गई है और नीतीश कुमार बहुत नाराज़ हैं, नीतीश कुमार बहुत खफा हैं, इस पर भी आज एक तरह से मोहर लग गई है। आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उस संकल्प पत्र में तमाम नेता मंच पर मौजूद थे और 60 सेकंड यानी 60 सेकंड के लिए भी कुछ का तो कहना है कि बहुत 1 मिनट से भी कम के लिए दरअसल नीतीश कुमार मंच पर थे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए और ये 60 सेकंड भी नीतीश कुमार मंच पर नहीं रुके, इस कार्यक्रम में नहीं रुके। हाथ में ऐसा लगा जैसे जबरदस्ती मानो किसी ने संकल्प पत्र उनको थमा दिया हो। बेमन से, बोझल मन से उन्होंने संकल्प पत्र को उठाया फोटो ऑप के लिए कि चलिए हम इसमें शामिल हो जाते हैं। वो शामिल हुए, उठाया इसको, उसके बारे में कोई बात नहीं की, एक लफ्ज नहीं बोले, मीडिया से कोई बात नहीं की, वहां पर कोई अपनी बात को नहीं रखा और उसके बाद फिर वहां से वो चलते बने। और नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार मंच से उतरे, उसके बाद एक एक करके जितने भी एनडीए के घटक दल के जितने भी नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान की बात करें, जीतनराम मांझी की बात करें, ये देख लीजिए सब वहां से चल दिए। जेपी नड्डा भी निकल गए उस मंच से और अकेला छोड़ दिया सम्राट चौधरी को, जिनको आप देख सकते हैं। अब आप ये बताइए कि सम्राट चौधरी की सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी में आखिर कितनी हैसियत है। अगर आपको हाल ही का बयान याद हो, अमित शाह ने ये कहा था कि आप जिता दीजिए सम्राट चौधरी को और फिर हम उनको बड़ा आदमी बना देंगे। बड़ा आदमी बना देंगे मतलब उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बना देंगे। तो क्या लगातार बीजेपी ये बता नहीं रही है नीतीश कुमार को कि आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, या इसको सही अल्फाज में मैं यहाँ पर रखूं कि आपका इस्तेमाल करके ये चुनाव लड़ा जा रहा है और इस्तेमाल होते ही आपको बिल्कुल पोटली बनाकर फेंक दिया जाएगा, जैसे कि वो अब तक तमाम जितने भी उनके घटक दल उनके साथ रहे हैं, पंजाब से लेकर आप बात करिए उनकी, वो तमाम जगहों पर यही करते रहे हैं और बिहार में भी वही होने जा रहा है। आप ये देखिए कि छपरा और मुजफ्फरपुर 2 जगह पे प्रधानमंत्री की रैली हुई। ये पता ही नहीं चला कि लगातार ये जब पूछा जाने लगा कि नीतीश कुमार उसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो कोई कंफर्मेशन नहीं दिया गया और आखिर में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। तो आखिर एनडीए में चल क्या रहा है? उन पत्रकारों से, उन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अब ये पूछा जाना चाहिए कि आपको बड़ा पेट में दर्द था, बहुत खलबली थी आपको ये कहने में कि देखिए महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये टूटने वाला है, दरार पड़ गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन एनडीए में तो साफ तौर पर ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि स्क्रीन पर ही आप ये देख लीजिए, साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए नीतीश कुमार की, उनका चेहरा देखिए, उनका हाव भाव देखिए, और जब वो मंच पर भी मोदी जी के साथ होते हैं तो क्या करते हुए नजर आते हैं? वही बात जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार चल रहे हैं, उनकी पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। अब ये मैसेज बिल्कुल नीचे तक पेनिट्रेट हो रहा है और यही एनडीए के लिए सबसे ज्यादा खतरे की घंटी है। ये बगावत है जो खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि अगर नेता मंच पर एक साथ एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, अगर उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरीके से बदले हुए हैं, अगर वो साथ में एक साथ सहज नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप सोचिए कि क्या जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता एक साथ एकजुट होकर काम करते हुए नजर आएंगे? क्या एक दूसरे के लिए वो वोट ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे? इसका जवाब है नहीं। और यही वजह है कि तमाम तरह के हथकंडे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। अब इस संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ये झूठ का एक तरह से पत्र है, ये झूठा पत्र है। ये बताना चाहिए पहले, सबसे पहले बीजेपी और एनडीए को कि वो 20 साल का हिसाब दें कि 20 साल में जो उन्होंने अलग अलग मौके पर वादे किए हैं, उन्होंने कितने वादे पूरे किए हैं। देखिए, जुमला गढ़ने में तो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। हमने 12 साल में ये देख लिया, किसानों की आय दुगने से लेकर 2 करोड़ नौकरियों से लेकर 15 लाख का वादा, वो सब जुमले ही साबित हुए। अब फिर से एक और जुमला गढ़ दिया गया है बिहार में।
20 साल से उनकी सरकार है और 12 साल से वो केंद्र में सत्ता में है और अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। जो जीविका दीदी हैं उनको लेकर वादे किए गए हैं। ये एक तरह से नकल पत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब वो जो तेजस्वी प्रण जो जारी किया गया, तमाम उसमें आप ये देखिए कि मंच पर उस वक्त सब लोग मौजूद थे, वो भी एक तरह का घोषणा पत्र जारी किया था। सब लोग मंच में मौजूद थे, तमाम नेताओं को मौका दिया, सबने अपनी बातों को रखा, हर दल के नेता को मौका दिया गया। सवालों के तमाम जो जवाब थे वो पत्रकारों के वो तमाम सब ने मिलकर दिए। और जो तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि हर घर नौकरी का वादा, उसी की एक तरह से काट लेकर आए, एक तरह की नकल करते हुए नजर आए, क्योंकि ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल क्या है बीजेपी के पास? वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। ओरिजिनल क्या है बीजेपी के पास? वो है जुमलों का गढ़ना। ओरिजिनल क्या है बीजेपी के पास? वो है जी भरकर झूठ बोलना, लोगों के साथ ठगी करना, साम दाम दंड भेद करके इलेक्शन जीतना, चुनाव आयोग एजेंसीज का शासन प्रशासन का इस्तेमाल करना। ये सब है जो बीजेपी करती रही है, जो विपक्ष लगातार इल्जाम लगाता रहा है और सबने वो तथ्यों पर आधारित उन तमाम चीजों को देखा भी है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी तेजस्वी यादव ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। आज जो संकल्प पत्र जारी किया है वो एक तरह से हास्यास्पद बन गया है, जिस तरह से कुछ सेकंड में ही ये संकल्प पत्र जारी किया गया और ऐसा हुआ माना जैसे खाना पूर्ति करनी हो, आए और बस एक तरह की फॉर्मेलिटी की और चलते बने। सुनिए आप तेजस्वी यादव को। एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कहेंगे? आपने देखा होगा मैनिफेस्टो में क्या क्या है। आज देखिए, आज हम लोगों ने देखा कि मैनिफेस्टो जो है जारी जैसे किया गया वैसे ही ख़त्म भी होगी। यानी 30 सेकंड के अंदर जो है इनकी घोषणा पत्र का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को तो पता ही नहीं होगा कि उस घोषणा पत्र में क्या है, शायद उनको बोलने ना दिया जाए, इसलिए जो है जल्द से जल्द जो है ये ख़त्म कर लिया गया। लेकिन हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ, हमारा क्या होगा। वो घोषणा पत्र कह रहा है कि पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीज़ें, अब बताइए, स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा, अस्पताल मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अभी आपने सुन लिया यहाँ पर तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल का हिसाब नहीं दिया, ये सॉरी पत्र है, घोषणा पत्र नहीं है। उन्हें बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनके सामने सॉरी पत्र जारी करना चाहिए और जो वो वादे कर रहे हैं उनको यही बताना चाहिए कि क्या अब तक उन्होंने ये सारे काम नहीं किए हैं, चाहे वो हेल्थ सुविधाओं की बात हो या फिर जिस तरह से शिक्षा को लेकर जो यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है, एनडीए चौतरफा घिरा हुआ है, उनके पास परोसने के लिए कुछ नहीं है और यही वजह है कि आज वो डिस्कम्फर्ट जो है, असहजता जो है, वो सीधे तौर पर मंच पर भी नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? क्या नीतीश कुमार को जो भी मुख्यमंत्री बनाएगा क्या उसी तरह वो पाला बदल लेंगे? क्या नीतीश कुमार के मन में
और दिल में, जहन में उनके सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल रही है और वो है सीएम पद की कुर्सी। और वो बीजेपी किसी भी कीमत पर उन्हें देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये नीतीश कुमार की आखिरी पारी है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब उनकी सेहत अब उनको इससे ज्यादा इजाजत नहीं देने जा रही है। वो एक तरह से अपने सेंसेस में भी नजर नहीं आते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें और जाने कि इस घोषणा पत्र से आखिर क्या हासिल हुआ है, ये संकल्प पत्र जो है, और नीतीश कुमार को की बॉडी लैंग्वेज, नीतीश कुमार के हाव भाव से क्या समझा जाए। फराज शकीब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में ही हैं इस वक्त। फराज, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से ही आते हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अनिल जी, आपकी इजाजत से मैं फराज से शुरुआत करें क्योंकि वो इस वक्त बिहार में है, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। फराज, ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो हम फिलहाल अंश देख रहे हैं, ये 2 मिनट का जो पूरा नाटक, ये ड्रामा हुआ है, और खासतौर पर नीतीश कुमार को जैसा हमने देखा, 1 मिनट हम ये समझे 60 सेकंड के अंदर ये वो एक तरह से वहां से निकल लिए। हुआ क्या है और क्या करने की कोशिश थी और क्या बताने की कोशिश है? ऐसे में तो कार्यकर्ता जो हैं उनको भी साफ मैसेज चला गया होगा कि हम दिख साथ रहे हैं साथ नहीं। देखिए बुशरा जी, मैंने अक्सर आपके साथ इस शो में कहा है कि पटना में भले ही ये लोग फ्रेम में एक साथ दिख जाएं, लेकिन इनके कार्यकर्ता एक फ्रेम में नहीं है। और आज तो पटना वालों ने भी मुहर लगा दी है इस पर औपचारिक रूप से। देखिए, खबर यह है कि नीतीश जी ने 3-4 दिन पहले ही, जब मोदी जी की रैली का शेड्यूल जारी हुआ था 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में, उससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने माफ कीजिएगा, नीतीश जी ने ये सूचना दे दी थी कि छपरा और मुजफ्फरपुर की रैली में बतौर मुख्यमंत्री, यानी 25 से 30 का जो टेन्योर है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा नाम प्रोजेक्ट कर दिया जाए। और उसके बाद फिर ये खबर चली थी कि नीतीश जी रैली साथ में मंच साझा नहीं करेंगे। तो एक मैसेज देकर के नीतीश जी फिर तमाशा देख रहे थे। फिर वो अपना इंडिविजुअल रैली कर रहे थे, वो बैठे नहीं घर में। ऐसा नहीं कि उन्होंने मैसेज दिया और फिर वो इंतजार करते रहे कि मोदी जी रैली कर लें फिर हम निकलेंगे, ऐसा नहीं हुआ। रैली वो कर रहे थे, लेकिन कल वो उनके साथ मंच साझा उन्होंने नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कल न छपरा में कहा ये बात, न मुजफ्फरपुर में कही ये बात, बल्कि उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनाइए। और नीम चढ़ा करेला ये हो गया कि कल सम्राट चौधरी के समर्थन में तारापुर पहुंचे अमित शाह, तो उन्होंने कह दिया कि सम्राट चौधरी जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, आप इनको प्रचंड बहुमत से जिताइए। ये कहना कि सम्राट चौधरी जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, इसका 2 मैसेज है। एक मैसेज ये है कि तारापुर में सम्राट चौधरी की हवा उखड़ी हुई है, अगर सम्राट चौधरी चुनाव हार जाए तो बहुत हैरान मत होइएगा। तो जनता को यह बताने के लिए कि इनको और बड़ा आदमी बनाया जाएगा, ताकि जनता मोबिलाइज होकर के सम्राट चौधरी की तरफ आ जाए कि भाई हमारे यहां से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, तारापुर का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के द्वारा यह घोषणा नहीं करना। और जो संकल्प पत्र आज जारी हुआ है, इसके जारी होने का टाइम आपको पता है कल ही शाम को रखा गया था। कल शाम को ही अमित शाह की मौजूदगी में ही खबर यह थी कि जारी किया जाएगा। जब 28 तारीख को तेजस्वी का प्रण पत्र जारी हुआ, तो उस दिन ही ये खबर चली थी कि 30 अक्टूबर की शाम को एनडीए का भी घोषणा पत्र आ जाएगा। लेकिन एनडीए का घोषणा पत्र कल नहीं आया। मैं आपको अंदर खाने की बात बता रहा हूं, कवर पेज को लेकर के मेन विवाद था। जिस तरह तेजस्वी के प्रण पत्र पर सिर्फ तेजस्वी की फोटो है, हालांकि मैं उसको भी न्यायोचित नहीं मानता हूं। महागठबंधन के प्रोस्पेक्टिव में होना यह चाहिए कि तेजस्वी ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनकी फोटो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो दीपांकर भट्टाचार्य है, मुकेश सहनी है, आईपी गुप्ता साहब है, उन सबकी फोटो होनी चाहिए थी उस पर, तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन वहां सिर्फ तेजस्वी की फोटो रही। एनडीए वालों ने बड़ा कदर मचाया कि भाई पीछे जो कटआउट लगी थी वहां सिर्फ तेजस्वी की फोटो थी और किसी की फोटो नहीं थी। जब गहलोत साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी यही हुआ। तो इसको लेकर के नीतीश जी नाराज थे। नीतीश जी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कवर पेज पर मेरी फोटो होगी, सबसे बड़ी फोटो मेरी होगी,
और उसके बाद हमने मोदी जी की भी फोटो होगी, अमित शाह साहब की भी होगी, सम्राट चौधरी और कुशवाहा साहब, मांझी और जो भी एनडीए के घटक दल है तमाम नेताओं की फोटो होगी। लेकिन मेरी फोटो सबसे बड़ी होगी जिससे जनता के बीच में यह जाए कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन हुआ क्या उल्टा, जो आप कटआउट दिखा रही हैं अपने क्लिप्स में, बीच में हमारे और आपके बीच जो स्क्रीन पर क्लिप चल रही है, आप उसमें देखिए पीछे जो कटआउट लगी है उसमें सबसे बड़ी फोटो जो है नरेंद्र मोदी की है, और उसके बाद नीतीश जी और नड्डा जी की फोटो बिल्कुल बराबर में रखी गई है। ये 21 अक्टूबर को जब जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से, हाँ ये देखिए, ये जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से बार बार ये ग्राफिक्स पोस्ट किया जा रहा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और उसमें नीतीश जी की फोटो होती थी और साथ में ऊपर में सर्किल में मोदी जी और वो तमाम लोग होते थे। लेकिन 21 अक्टूबर को भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्टर जारी किया गया था, उसमें लिखा गया 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश, और उसमें भी नरेंद्र मोदी जी की फोटो को सबसे बड़ा करके रखा गया था। अब टाइम नहीं है वरना मैं मोबाइल मेरी गैलरी में पड़ा हुआ है, मैं भेजता रुद्र भाई को कि वो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें। तो ये उसके बाद भी नीतीश जी की नाराज, वहीं से नीतीश जी की नाराजगी और बढ़ी। एक तो सीट शेयरिंग को लेकर के वो नाराज थे ही, ये ग्राफिक्स पोस्ट किया गया, उसको लेकर नाराजगी बढ़ी। फिर मैसेज किया गया कि आप हमारे नाम का अनाउंसमेंट कीजिए, वो वहां से वो नहीं हुआ, उल्टे सम्राट चौधरी को और बड़ा आदमी बनाने की घोषणा हो गई। और आज तो समझिए कि ताबूत में अंतिम कील ठोक दी गई। यानी एनडीए ने, और हम राजनीतिक विश्लेषक जो है वो पॉलिटिकली हम लोग संकेतों को ही डिकोड करते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जो कटआउट आपको दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े और उसके पीछे नीतीश कुमार जी की फोटो लगाई गई है, उसे छोटा करके लगाई गई है। इसका मतलब साफ है कि मोदी जी बड़े हैं, नीतीश जी छोटे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश जी इस बात को बर्दाश्त कर लें, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। और जिसकी एक बानगी आज हम लोगों ने देखी, इतनी जल्दी तो हम लोग वॉशरूम में वापस नहीं आते हैं जितनी जल्दी नीतीश जी मौर्य होटल में घुसे और वापस निकल गए हैं। मतलब 36 सेकंड कह लीजिए, कोई 68 सेकंड बता रहा है, कोई 1.5 मिनट बता रहा है, हम उसको 2 ही मिनट मान लेते हैं। चलिए 2 मिनट गैलरी में अंदर आने में, हॉल में, मंच पर चढ़ने में, और तमाम चीजें 2 मिनट मान लेते हैं। और आप देखिए कि जैसे नीतीश जी ने नड्डा जी से कुछ कहा उन्होंने, और मुझे तो लगता है जैसे ही उन्होंने मैनिफेस्टो का रैपर फाड़ा और जो कवर पेज देखा होगा कि फोटो बड़ी है, वहीं से चचा का दिमाग उड़ गया होगा। और वहां से उसके बाद फिर उन्होंने नड्डा जी के कान में कुछ कहा और निकल गए, और उसके पीछे पीछे फिर आप देखिए कि तेजी से नड्डा जी भी निकलते हैं, सब लोग निकलते हैं। और जो मंच पर उद्घोषक है, जो अनाउंसर है, जो मॉडरेटर है, वो कह रहा है कि सब लोगों का कार्यक्रम लगा हुआ है, इसलिए सब लोग जा रहे हैं और अब सम्राट चौधरी जी ब्रीफ करेंगे। भाई सम्राट चौधरी जी को कौन लेता है इतना सीरियसली? अगर ब्रीफ ही करना था तो नड्डा साहब ही बैठ के कर देते। अगर ब्रीफ ही करना था तो नंद किशोर यादव कर देते, वो ज्यादा सीनियर लीडर है, 7 बार के एमएलए रहे हैं, 35-40 सालों से वो भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बताइए, मैं अनिल जी के पास फिर जा रही हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का किस बिना पर? ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये जो पोस्टर है, और नरेंद्र और नीतीश का जो है 2025, अब नरेंद्र और नीतीश, तो ये साफ तौर पे तो क्लियर मैसेजिंग है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसमें नीतीश कुमार को कैसे छोटा बताया जा रहा है कि देखिए हर जगह नरेंद्र मोदी सेंटर में है और नीतीश पीछे हैं। आज भी जो संकल्प पत्र जो जारी किया गया, उसमें जो नीचे जो हम बात कर रहे हैं जिसकी, उसमें नरेंद्र मोदी सेंटर में है बड़े, और उसके बाद बाकी सब छोटे छोटे पीछे हैं। यानी कि सबकी हैसियत एक साथ है, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े हैं, यानी कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी। यही मेरा सवाल भी है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये आखिर किस बिना पर है कि बिना नीतीश को इस तरह से दिखाए, नीतीश का इस तरह से अपमान उनका किया जा रहा है, लगातार मंचों से भी हो रहा है, अब भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, उनकी किसी बात को माना नहीं जा रहा है। ये बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस किस बिना पर है, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। ये रहस्यमय भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा सवाल जरूर है, क्या एसआईआर इसके पीछे की वजह है? और इसके अलावा मैं ये भी देख रही थी, अमित शाह ने एक और बयान दिया है कि वो दिल्ली वाला याद आ गया कि बटन इतनी जोर से दबाइए कि करंट शाहीन बाग तक लगे। उन्होंने कहा बटन इतनी जोर से दबाइए कि इटली तक करंट पहुंचे। तो अब ये इस स्तर पर आ गया है ये चुनाव। ये मुझे लगता है और गंदा ही होता चला जाएगा, इसमें और ज्यादा गंदगी हमें देखने के लिए मिलेगी। क्विकली एक कमेंट आपसे और फिर यही इसी सवाल का जवाब मैं अनिल जी से भी लूंगी। अमित शाह साहब ने एक बात और कही है, वो वो उससे ज्यादा गंभीर बात है कि करंट इटली तक जाए, उससे भी ज्यादा गंभीर बात है
उन्होंने एक सभा में कहा कि 500 साल तक रामलला टेंट में रहे और रामलला का मंदिर नहीं बनने दिया जदयू बसपा जैसी पार्टियों ने। ये अमित शाह साहब ने बयान दिया है कि रामलला का मंदिर नहीं बनने दिया, जदयू ने नहीं बनने दिया। आप मतलब इमेजिन कीजिए, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी स्लिप ऑफ टंग नहीं बोल सकते, ये डेलिबरेटली दिया हुआ बयान है जदयू के खिलाफ। और ये इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस यहां से आ रहा है कि हम और आप ये मान लें कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको ये समझ में आ चुका है कि जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आएगा, इसलिए उसने ज्ञानादेश की जो है व्यवस्था वो कर ली है। आप ज्ञानादेश को समझ ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये उनको भी पता है कि जनादेश तो हमको तीसरे नंबर की पार्टी भी बना के ही छोड़े शायद, तो वो भी गनीमत है। तो इसलिए उन्होंने ज्ञानादेश की व्यवस्था कर रखी है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी ये चर्चा चली है कि अब जो है बिहार पुलिस को चुनाव से हटाया जा रहा है। पूरा जो चुनाव पोलिंग मैनेजमेंट है उसमें से बिहार पुलिस को बाहर किया गया है। गुजरात पुलिस आकर के बिहार में सेंट्रल फोर्सेस के साथ मिलकर के चुनाव कराएगी। तो ये तमाम चीजें कोई सामान्य सी बात नहीं है, इसके पीछे तो और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो ये सब कुछ हो सकता है और इतना बड़ा जोखिम भारतीय जनता पार्टी पब्लिकली ले रही है, नीतीश जी को डिमीन करने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज नीतीश जी के जो वोटर है उस तक जो पहुंच चुका है। कल मैं आपको बता रहा हूं, कल्याण बीघा में जो नीतीश जी का घर है, मतलब भूम जो विलेज है नीतीश जी का, कल्याण बीघा के लोग ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी को ये लोग धोखा देने की कोशिश करेंगे तो नीतीश जी शिंदे नहीं है, इतने बेवकूफ नहीं है, नीतीश जी इनको खुद पटक देंगे। तो लेकिन उसके बावजूद भाजपा अगर ये कर रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने खेल उसने कर रखा है। जी ओके, लौट रही हूँ मैं आपके पास। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या नीतीश कुमार को निपटाने, उनकी पार्टी को निपटाने की पूरी पटकथा लिख दी है और ये नीतीश को भी पता है? नीतीश क्या सोच रहे होंगे? आप बहुत करीब से बिहार की सियासत को, नीतीश और इस जो पूरा का एक आंदोलन से निकले हुए एक नेता है उस सबको आपने देखा है। आप कैसे देख रहे हैं इस सब को और बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस को? और जो अमित शाह जिस तरह की बात करें, जिसका जिक्र अभी फरहान ने किया कि एक तो यही कि बटन इतनी जोर से दबाइए करंट इतनी तक लगे। बताइए आप किस स्तर की गृह मंत्री हैं देश के, हालांकि उनसे और इससे भी निचले स्तर की अपेक्षा की जा सकती है। और दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि 500 साल तक इसलिए थे क्योंकि जेडीयू और बीएसपी जैसी पार्टियां, क्या कहने की कोशिश की जा रही है? क्या क्लियर मैसेज नहीं है ये जेडीयू को और उनके कार्यकर्ताओं को, सपोर्टर्स को? नहीं, देखिए आप लोग थोड़ा, हमको लग रहा है थोड़ा अति सरलीकृत हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। बिहार का चुनाव बहुत जटिल हो गया है और उस जटिलता को आप ऐसे मतलब एक एक करके परतें आपको उघाड़नी पड़ेगी। ये नहीं मतलब जैसे आप जितना सिंपल समझ रही हैं, एक तो आप जो कॉन्फिडेंस जो देख रही हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हताशा है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हताशा है। दूसरा एक चीज समझ लीजिए कि अब इसका मतलब है कि उनकी दृष्टि में, मतलब अब जो उसको उनकी दृष्टि में ये अलायंस के जरिए वो जीत नहीं सकते। तो अब दोनों ने एक दूसरे को स्वतंत्र कर दिया है कि आप अपनी ताकत से लड़ो। मतलब जेडीयू अगर कुछ सीटें ले आएगी बीजेपी से अलग रह करके, तो इसकी संभावना उन्होंने छोड़ दी है। इट्स ग्रेट गेम प्लान। इसको एकदम जिस तरह से आप, वो लोग बहुत शातिर लोग हैं। आप जिस तरह से आप लोग समझती हैं उतने लोग भोले लोग नहीं है क्या कि भाई नीतीश जी गुस्सा हो गए, फला हो गए, ये सब कोई गुस्सा फुस्सा नहीं। 20 साल से वहीं चिपके हुए हैं, तो इसीलिए, और चिपके हुए भी नहीं है, जिस हद तक चिपके हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी भद पिटवाई है वो सबको दिखाई दिया है, मंच पर करते रहे। इसीलिए दोनों में से कोई भोले नहीं है। वो जो है दोनों की अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्लियर कि एक साथ हम लोग अगर गए तो चुनाव में बुरी तरह हारेंगे। तो अब दोनों ने एक दूसरे से स्वतंत्र कर लिया है अपने को। चुनाव में दोनों अपनी अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। अब एनडीए नाम का कोई अलायंस नहीं है। अलायंस है चिराग पासवान और बीजेपी का अलायंस है, और जेडीयू अकेले लड़ रही है, जीतन राम मांझी इधर उधर दोनों हैं। तो आप समझ लीजिए कि एनडीए नाम को, अगर आपको लग रहा हो कि एनडीए को अलायंस बच गया है, एनडीए अलायंस चुनाव नहीं लड़ रहा है और जेडीयू अपने ताकत से लड़ रही है। अब है क्या कि ये गेम प्लान है क्या, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि नीतीश कुमार को भी पक्का पता चल गया कि इनके साथ चुनाव लड़े तो बुरी तरह हारेंगे, और उनको भी पता चल गया कि इनके साथ अगर हम सटे रहे तो हमको भी नुकसान है, इनको नुकसान होगा। तो दोनों अलग होकर के या अब दोनों मिल के लड़ रहे हैं, मतलब अंदर से इन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई है या समय का तकाजा है, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं रोज की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वहाँ के हैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, क्या क्या अंदर में चल रहा है, इसीलिए मैं नहीं कर सकता। लेकिन एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये एक स्ट्रेटजिकल मूव है नीतीश के हिसाब से भी, और उनके हिसाब से मैसेज देने का कि हम जो है नीतीश कुमार दे रहे हैं मैसेज कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। अब अभी क्या हुआ है, मैं लोगों के संपर्क में हूँ, फराह भी होंगे सब संपर्क में, उनको पता ही है, वही है। अभी वहाँ चर्चा ये है कि नीतीश पलटी भी मार सकते हैं और आरजेडी और जेडीयू के साथ अलायंस हो जाएगा और सरकार बनेगी। एक नौजवान जो हमारा काफी जानकार है, मतलब सब कुछ जानता है, काफी पढ़ा लिखा, और ये है क्या कहते हैं, सजग है, पिछड़ी जाति का भी है। उसने उसका कल इसका कहना था कि बीजेपी को माइनस कर दीजिए तो सीट 150 से ऊपर जाएगी, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट मिल करके। तो ये क्या कर लेंगे, और लोग तो नीतीश को बचाएंगे उनके लोग जो है जेडीयू वाले। और जहां जेडीयू, देखिए क्या है, एक और इक्वेशन आया है बहुत इंटरेस्टिंग है, 96 सीट्स पर आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के से भिड़े हुए हैं। 96, 101 सीट पर जेडीयू, 101 पे है ना, 101 सीट पे जेडीयू लड़ रही है, मतलब जेडीयू को मिली हुई है। सिर्फ वो 5 सीटों पर जो है दूसरे से चुनाव लड़ रहा है। अब ये बीजेपी ने ये तो सोचा था ये कि इनको दोनों को फंसा देंगे आपस में और एक दूसरे को हरा देंगे ये, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन गई है कि इनको लग रहा है इन दोनों ने, मतलब अब ये नारा चल रहा है बिहार में, अब फरा ज्यादा बताएंगे कि जेडीयू ही मतलब तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। तो मतलब जो सीटें हैं आपस में बांट लेने का। अब है क्या कि इसीलिए आरजेडी ने अपनी सीट बढ़ाई 143 करके, ताकि वो जेडीयू के जो की सीटें जहां फाइट कर रही हैं तो उसी में नहीं रहे, उससे आप बाहर भी उसको सीटें मिल सके। तो ये अगर इक्वेशन आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि एनडीए अलायंस टूट गया है 6 तारीख के पहले तक। बाद में वो नीतीश जी अलायंस में रहेंगे, बाहर जाएंगे, हमको नहीं पता, क्योंकि वो बहुत अपॉर्चुनिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब है क्या कि जेडीयू के प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अब ये एक बहुत ही डेंजरस गेम प्लान हुआ है, जिसके लिए आरजेडी को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इसीलिए सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए कि जे एक सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं नीतीश कुमार अपने लिए, और हराएंगे किसको, वो जेडीयू के कैंडिडेट्स को हराएंगे। आप समझ लीजिए। तो क्या आपको अनिल जी ये लग रहा है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी भी इसका मोहरा बन रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी मन से कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं नीतीश कुमार, वो भी एक तरह से अगर तेजस्वी की बात करें तो वो भी एक तरह से बेचारा दिखाने की कोशिश नीतीश को कर रहे हैं। तो ये तो इतनी राजनीतिक समझ तो दोनों में ही होगी कि ऐसा करके वो उनके लिए सिंपैथी गेन कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके पीछे की भी कोई और राजनीति है? नहीं, उनके लिए उनको जो मतलब उनको जो उनकी रणनीति लग रही है, वो रणनीति ये है कि अगर नीतीश के पक्ष में कुछ हवा, मतलब कुछ अगर ये हो रहा है, क्या कहते हैं, मतलब उनको सिंपैथी मिल रही है, तो उसका फायदा भी उठाया जाए। अब अभी क्या होगा कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को बीजेपी नहीं लड़ रही है, मतलब आरजेडी के कैंडिडेट से ज्यादा तो लड़ रही है वो कांग्रेस लेफ्ट के कैंडिडेट से। तो उन सीटों पर अगर बीजेपी को हरा दिया गया, बीजेपी की सीटें कम हो जाती हैं, 2, 4, 5, 10 सीटें अगर
ज्यादा भी मिल जाती हैं जेडीयू को, तो इससे नुकसान नहीं होगा ना, इससे नुकसान नहीं होगा, दोनों मिल के नहीं बना पाएंगे ना गवर्नमेंट। अच्छा, चिराग को हराए गए। अच्छा देखिए, उसमें एक और इक्वेशन है, बीजेपी जो जेडीयू के वोटर्स हैं वो बीजेपी को भी, जेडीयू के वोटर्स बीजेपी को हराएंगे और चिराग पासवान को हराएंगे, तो दोनों मिला के काफी सीटें हो जाती है ना। आप जरा गेम देखिए, कॉम्प्लेक्स है, इसको जरा ढंग से समझने का है। अब ऐसा है कि बीजेपी और चिराग पासवान, अच्छा ये इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान का जो वोटर्स है वो जेडीयू को पहला टारगेट है उसका, तो वो क्या करेगा, अपोजिशन को वोट देगा। वो आरजेडी को वोट, जहां पर वोट कर सकता है वहां आरजेडी को वोट करेगा, जहां कांग्रेस को वोट कर सकता है वहां कांग्रेस को करेगा, बीजेपी को जहां करने का है वो तो करेगा ही। तो वो जेडीयू के कैंडिडेट्स को हराएगा, तो जेडीयू भी सेफ नहीं है, जेडीयू भी सेफ नहीं है। अच्छा, जब जेडीयू और बीजेपी के बीच में फाइट हो गई, तो जब जेडीयू का मतदाता वोट नहीं करेगा बीजेपी के लिए, तो बीजेपी का भी मतदाता जेडीयू के लिए वोट नहीं करेगा ग्राउंड पे, क्योंकि दोनों आपस में फाइट करेंगे। तो उसका फायदा नेचुरली नॉन बीजेपी कैंडिडेट जिसमें आरजेडी भी है उसको मिलेगा। तो पूरा का पूरा उसमें कई जगह में जन स्वराज पार्टी जो है वो दोनों को नुकसान कर रही है कुछ सीटों पे, क्योंकि उसने कुछ इस तरह से कास्ट इक्वेशन बना के सीटें दी है, मुसलमानों को सीटें ज्यादा दी है, तो उससे महागठबंधन को नुकसान होगा। अपर कास्ट को सीट दी है, इससे बीजेपी गठबंधन को नुकसान होगा। और कुछ ईबीसी को सीटें दी है, उससे भी गठबंधन एनडीए को नुकसान होगा। इट्स मतलब एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गया है। इसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ है या नहीं, लेकिन एक भी बात तो मैसेज चला गया। अब आप देखिए, अगर ये मैसेज चला गया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है जेडीयू के कैंडिडेट को, तो आप 96 पर तो आरजेडी के खिलाफ है वो, और 101 पर, लेकिन 100 बाकी जो 140 से ज्यादा सीटें हैं उस पर तो वो महागठबंधन के खिलाफ ही है ना। बीजेपी के कैंडिडेट्स, बीजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इनके कैंडिडेट, तो अगर ये वोट पलट गया तो बहुत बड़ा मार्जिन से मतलब बहुत सीटें लूज कर जाएंगी ना एनडीए। बिल्कुल। और ये अनिल जी, ये भी बात कि 101 पर ही तो बीजेपी लड़ रही है, अब बहुमत के लिए तो उसको जो आंकड़ा चाहिए उतने पे तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है उसे सहयोगियों की जरूरत है, और सहयोगियों की जरूरत है तो वो सहयोगी कौन हो सकते हैं? जी, एक मिनट, आपको एक चीज बता दें। अब इसकी तुलना महाराष्ट्र करना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या किया उन्होंने कि 132 सीटें ले ली और कुछ सीटें उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, 12 सीटें शायद मेरे ख्याल में उन्होंने दे दिया कि उनको क्या कहते हैं, जिसमें कि अपने कैंडिडेट भी दिए, सीट भी दी, और अपने सहयोगियों को, एकनाथ शिंदे की पार्टी को और दूसरी शरद पवार, ये अजीत पवार की पार्टी को। वो ये एक्सपेरिमेंट बिहार में भी करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये होने नहीं दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि नो, आपका कैंडिडेट नहीं रहेगा, मेरा कैंडिडेट रहेगा, और चिराग पासवान को इतनी सीटें आप नहीं दे सकते। 29 वो उनको प्रॉक्सी किया था उन्होंने चिराग पासवान को, कि चिराग पासवान को बीजेपी के जो सीटें दी थी वो समझिए बीजेपी के कैंडिडेट भी, पैसा भी, सीट भी, सिर्फ सिंबल जो है चिराग पासवान, ये होने नहीं दिया नीतीश ने। तो बीजेपी को उन्होंने साइड में, मतलब उसको उन्होंने उसकी औकात दिखा दी। चुनाव वोट उसी समय से स्टार्ट हुआ ना, ये खेल तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन ये खेल चला नहीं। अब क्या है कि अब किसी भी हालत में वो बिना जेडीयू के सरकार नहीं बना सकते, ये तो इंश्योर कर लिया क्या कहते हैं नीतीश जी ने। उसके बाद भी अनाउंस नहीं कर रहे थे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कर दिया कि चीफ मिनिस्टर अगर अनाउंस नहीं किया आपने, तो जाइए आप अपना जो करना है, और आपने खेल किया है तो अपन देख लेंगे। तो ये नहीं है क्या कि इसकी कम संभावना है कि दोनों मिल के चल रहे हैं, लेकिन ये जो मतलब ये है क्या कहते हैं रणनीति है,
उसको इस तरह भी देखना चाहिए हम लोगों को कि बिल्कुल इसके महत्वपूर्ण। परिणाम जी क्या जी, हो बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और इसके डिफरेंट आयाम जो हैं वो हमें रखने की ज़रूरत है दर्शकों की समझ के लिए भी, और इसीलिए ये कार्यक्रम भी है। और अच्छा है कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग-अलग तरह के हैं और 2 पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो लोगों के पास तक पहुँच रहे हैं, एक समझ जो उनको पहुँच रही है, क्योंकि जो दर्शक हैं उनके भी बहुत सारी उनके अंदर भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और बहुत सारे उनके भी सवाल हैं। फराह, मैं देख रही थी, अगर पिछले बार के चुनाव की हम बात करते हैं तो तकरीबन 12,000 कुछ सिर्फ वोटों का फर्क था हार और जीत की अगर हम बात करते हैं, और आरजेडी फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। 42 या 44 ऐसी सीटें थी जिसमें 1200 का सिर्फ फर्क था हार और जीत का। तो ये आप ये देखिए कि कितना थिन मार्जिन था, और ये एक तरह से इसको ऐसे देखा जाता है कि ये सीटें दरअसल मैनेज की गई। ये विपक्ष उनको जीता, ये सीटें दरअसल मैनेज की गई। अब की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर पिछली बार मैनेज था, अब तो एसआईआर करा लिया गया है, तो इस बार क्या पहले से ही मैनेज कर लिया गया है? ये तो बहुत सारे सवाल हैं मन में, क्योंकि लोग ये जरूर कहते हैं कि ठीक है, जाति की आप बात कर रहे हैं, जातिगत समीकरण की बात करें, सीट बंटवारा है, एक जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स हैं जो दिख रहा है, जमीन पर कार्यकर्ता, ये तमाम चीजें तो है ही, लेकिन जो टेक्निकल बारीकियां हैं जिससे चुनाव जीता और हारा जाता है, जिसकी मास्टर है बीजेपी, उसको भी तो देखने की जरूरत है हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अनिल सिन्हा सर से बहुत माफी के साथ उनको थोड़ा करेक्ट कर दूं। 63 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू आमने सामने चुनाव लड़ रही है। पहले फेज में 36 सीटों पर है आमने सामने आरजेडी और जेडीयू की लड़ाई, जिसमें 121 सीटों पर चुनाव होना है, और दूसरे फेज पर में जो 122 सीटों पर चुनाव होना है उसमें 27 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है। मतलब 63 सीट्स ऐसी हैं जिसमें आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है, बाकी फिर वो बीजेपी और अलग अलग अलायंस के वो हैं सामने। तो अब देखते आते हैं एसआईआर पर। देखिए, एसआईआर का मुद्दा तो अभी उठाया ही जा रहा है और निश्चित रूप से एसआईआर कराया ही इसीलिए गया है। 70 लाख 75 लाख वोटर्स को आपने निकाल दिया और कोई ऐसी वजह अभी तक नहीं बताई जिस पर लोग यकीन कर सके, ना आपने मृत संतुष्ट करने वाला कोई जवाब अभी तक जो है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है कि आपको उस पर यकीन हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। 36 लाख लोगों को परमानेंटली शिफ्टेड बता देना, ये चुनाव आयोग ने किस बिना पर तय किया है कि 36 लाख लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए? क्या उन्होंने कोई इनको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट दिया कि हाँ अब हम यहाँ नहीं आएंगे वापस लौट करके? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 साल 25 साल से बाहर हैं, लेकिन उनके वोटर्स आईडी कार्ड घर पे बने हुए और वोट देने वो घर आते हैं। अभी आएंगे, हमारे भाई सब आएंगे, उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड वहां नहीं बनवाया जहां वो है। तो चुनाव आयोग ने ये कैसे तय कर लिया कि अब कोई आदमी अगर दिल्ली चला गया तो वो वहीं रहेगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी हो गई है, लेकिन वो उनका वोटर आईडी कार्ड जो है वो, और खासकर रूरल एरियाज में तो ये होता है कि क्योंकि मुखिया का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, तो मुखिया ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो बाहर जाने वाला वो यहीं इनरोल्ड रहे ताकि उसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़ पाए। मतलब अपने करीबी लोगों को वो चाहता है कि नहीं आप वोटर लिस्ट में यहीं इनरोल्ड रहिए, चुनाव के टाइम हम आपको आने जाने का खर्च दे देंगे, आप आ जाइएगा वोट करने के लिए, वो अपने लिए चाहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने बिना किसी इसके 21 लाख लोगों को, 1.5 साल में ऐसी क्या महामारी आ गई भाई कि 21 लाख लोग मर गए? लोकसभा चुनाव से लेकर 25 के विधानसभा चुनाव आते आते 21 लाख लोग बिहार में मर गए, ये तो बड़ा वो है। और इसमें 10,000 तो ऐसे हैं तुषार जी जिनका नाम कट गया है और वो किसी कैटेगरी में नहीं है, ना वो परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में है, ना वो मृत की कैटेगरी में है, ना वो डुप्लीकेसी की कैटेगरी में, और ना वो बांग्लादेशी है या नेपाली है या कुछ, उनको तो बताया ही नहीं गया है कि आप, लेकिन उनका नाम कट गया है। तो एक बड़ा चंक तो है उसका जो निकल गया है, जिसमें महादलित, अति पिछड़ा और मुसलमान वोटर्स, ये डिसाइसिव वोटर है तो नीतीश जी के लिए पक्ष में मतदान करता है या महागठबंधन के पक्ष में मतदान करता है। तो ये एक बड़ा खेल तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जितने वोटर्स बचे हुए हैं अब उनका मिजाज क्या है? और देखिए, बार बार राहुल गांधी अपनी स्पीचेस में बार बार ये इस बात को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप देखना ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, सो बी अलर्ट। आपको पूरी जिम्मेदारी से बूथ पर अलर्ट रहना है, अपने पोलिंग स्टेशन पर अलर्ट रहना है,
अपने लोगों से जाकर के वोट करवाना है। एक भी वोटर आपका जो जेन्युइन वोटर है वो घर में नहीं रहना चाहिए, उसके लिए जो रिसोर्स की जरूरत है, व्हील चेयर चाहिए, रिक्शा चाहिए, वो सब आप अवेलेबल कराइए, लेकिन उसका वोट सुनिश्चित कीजिए कि वो पोलिंग स्टेशन पर जाकर के अपना वोट कास्ट करे। वो किसी को भी वोट दे, लेकिन वो वोट कास्ट करे अपना। तो ये तमाम चीजें तेजस्वी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी बिल्कुल। अपनी एक और सभाओं में कह रहे सवाल हैं। फरहत, जो मैं सोच रही थी अभी, कि क्या ये संकल्प पत्र जारी करके एक तरह से एनडीए के क्या जो वोटर्स हैं उनमें एक मायूसी नहीं पैदा कर दी है? क्योंकि वो शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमने तेजस्वी का प्रण देख लिया, अब संकल्प पत्र देखें, और संकल्प पत्र में कुछ भी नहीं है। संकल्प पत्र तो झूठ का पुलिंदा है, और ना कोई हिसाब है ना किताब है। आप ही सत्ता में हैं, आप ही पहले सत्ता में थे, आप भी अभी सत्ता में हैं, और आप कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरियां, आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, आप जीविका दीदियों की बात कर रहे हैं। सवाल तो लोग ये पूछेंगे कि नया क्या है इसमें, और अब तक आपने क्या किया? सो दे डोंट हैव एनीथिंग नया, उनके पास परोसने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या इससे जो एनडीए का वोटर है उसको इसको जस्टिफाई करने में क्या एक मायूसी नहीं आप देख रहे हैं? आपकी आवाज चली गई है जी। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज आप रिज्वाइन कर लें आप। अनिल जी, अगर आप इस सवाल का जवाब दे सके। हाँ, देखिए, ये जो घोषणा पत्र है ना, वो तो बीजेपी ने बनाई है। बीजेपी ने बनाई है। जेडीयू से हमको लगता है कोई ये भी नहीं किया, मतलब उनसे कोई बातचीत। इसमें लग रहा है जैसे कि मोदी जी का घोषणा पत्र है, एयरपोर्ट बनाएंगे। अरे बिहार में नौकरी की जरूरत है, एयरपोर्ट बनाएंगे, स्किल डेवलप। हाँ, सॉरी, उनको बोलने दीजिए। नहीं, आप सर बोलिए ना, आप बोलिए। हाँ, प्लीज अनिल जी, आप कंप्लीट करिए जी। आप अपनी बात कंप्लीट क्या करिए। तो पहले मैं कहूं कि ये बढ़िया करेक्शन कर दिया इसने 63 वाला, फराज जी ने, और ये बहुत जरूरी था। क्योंकि मैं अभी तो किसी ने हमको कैलकुलेट करके बताया, मैं उस पे आधार पे इसको कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन अब ये तो इतना पक्का है कि बीजेपी और उनका अलायंस टूट गया है, जेडीयू का। लेकिन जो इक्वेशन में समझ रहा था उससे भी गंभीर है उनके मामला उनका आ गया। ये जो इक्वेशन है, इसके बाद फ्री है जेडीयू वोटर्स जो वोट करेगा बीजेपी के खिलाफ पूरे राज्य में, तो बहुत ही बुरी हालत होने वाली है। तो एक तो ये बात है, इसके लिए उसमें थोड़ा करेक्शन है, लेकिन रिजल्ट वही है जो मैं कह रहा हूँ। और इसका फायदा बीजेपी आरजेडी को सोच रहे हैं, महागठबंधन को सोच रहे हाँ, हैं। आराम से तीर ही लालटेन है, ये नारा चल रहा है। इसका मतलब कि 63 मैं वो समय कैलकुलेट कर रहा था, हमको लग रहा है दोनों कंटेस्ट में है तो अंत में एक दूसरे जीत के आएंगे। इसका मतलब जहां कंटेस्ट में है भी, वहां पर अगर देखेंगे कि जेडीयू अगर नहीं जीत पा रही है जितने लायक है, और तीसरा तो कोई है नहीं, तो वो इस तरह से वहीं पर कंटेस्ट होगा 63 में। बाकी में वो जो है करेंगे वोट एक दूसरे के पक्ष में, एक दूसरे के पक्ष में। क्या इस मतलब बार बीजेपी की जगह क्या नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है अनिल जी? नीतीश कुमार ने खेल किया ना। नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला, ये देखिए, ये शुरू हुआ रत्नेश सदा करके उनके कैंडिडेट थे, ये में कोसी क्षेत्र में, सहरसा के पास। तो वहां पर जो है वो है, हाँ, सोनबरसा विधानसभा, सोनबरसा जी, हाँ, सोनबरसा बहुत फेमस जगह है सोनबरसा। तो सोनबरसा में वहां पर उनका एमएलए था। अब वो जो है, वो सीट जो है उसको इसने बीजेपी जो लिस्ट पहली निकाली उसमें चिराग पासवान को दे दिया, और इसके बाद वहां से ट्रिगर हुआ। अच्छा, देखिए, पता नहीं होगा उनको, ऐसा नहीं है नीतीश को, लेकिन नीतीश ने एकदम सही समय पर ये स्ट्राइक किया कि रत्नेश सदा का टिकट कैसे कट गया। तो इससे मैसेज दो गया कि महादलित और जो अति पिछड़े हैं उनके टिकट पर कोई समझौता नहीं होगा। अब तो ये दोनों मैसेज चला गया, चिराग पासवान को हम नहीं रिकॉग्नाइज करते। अब ये हो गया, उसके बाद अफरा तफरी मच गई, और उसका निकाल दिया, संजय झा बाहर गए, ये सब किस्से बहुत सारे निकल आए। तो उन्होंने मैसेज दे दिया कि अति पिछड़ा और दलित, महादलित के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला। तो अपना जो वो कंस्टिट्यूएंसी थी उसको उन्होंने सॉलिड कर लिया। और इधर हुआ ये कि अंत में इनको क्लाइम डाउन करना पड़ा। अच्छा, ये लोग सोच रहे थे कि जो संजय झा, ललन सिंह, ये सब मिल के जो बांट देंगे वो हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सर्ट किया, पूरा पलट दिया खेल। अब ये लोग सीन से भी बाहर हो गए। अब ललन सिंह कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं भाषण करते हुए, पूरे सीन में कहीं, मतलब अच्छे वक्ता है वो,
लेकिन उनको कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको आउट कर दिया, अब नीतीश ने कमान अपने हाथ में ले ली। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था बीजेपी को। ऐसा लग रहा था, हम लोग को भी लग रहा था बीमार है अब तो यही लोग चलाएगा, लेकिन कुछ नहीं, अब तो अपने चला रहे हैं। और कल वो आपने सही कहा, सारे जगह अपना भाषण कर रहा है, वो भी भाषण कराया, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी भी, और दोनों एक दूसरे के साथ मंच पर नहीं गए। और सबसे मजेदार ये है कि दोनों ने एक दूसरे के, दोनों को छोड़ दिए, प्रधानमंत्री तो नहीं करेंगे, जेडीयू के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री का कोई भाषण शेयर नहीं किया गया है, मैं उसका कल से देख रहा हूँ। और न नीतीश कुमार उनके ट्विटर हैंडल में उनका क्या कहते हैं बिहार आए नरेंद्र मोदी जी, उनका भाषण हुआ, ये नहीं हो रहा है। और इसको भी बहुत अंडर प्ले किया है, क्या कहते हैं नीतीश जी ने अपने ट्विटर, आज चिराग पासवान को बधाई उनके जन्मदिन पर, और क्या कहते हैं सरदार पटेल को बधाई के जयंती पर नमन वगैरह सब कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसका ये जो संकल्प पत्र है इसकी कोई चर्चा नहीं की है। मतलब ये हो गया वो हो गया। अब आपको थोड़ा सा संकल्प पत्र की जो क्वालिटी है उसके बारे में देखिए। क्वालिटी कितना पुअर, मतलब एकदम खराब जिसको आप कहेंगे वो घटिया क्वालिटी है। उसमें उन्होंने सब डाल दिया है, जो बोलते हैं कि हम पक्के मकान देंगे, हम जो है शौचालय देंगे, फलना देंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, मेट्रो देंगे, वो जो उनका सेंटर में जो गिनाते रहते हैं मोदी जी, वही इसमें डाल दिया है। उसके बाद एजुकेशन हब बनाएंगे, ये सब सारा कब बोल दिया है, मेडी सिटी बनाएंगे, ये सब सारे प्रोग्राम वो देश भर में करते रहते हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद उसमें है 1 करोड़ प्लस, उसमें है वर्ड में आपको कोट कर रहा हूं, 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर। तो वो ये नहीं कर रहा जैसे कि ये जो है क्या कहते हैं तेजस्वी क्लियर कट बता रहे हैं कि ये जो है क्या कहते हैं संविदा कर्मी जितने हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सबको सरकारी नौकरी मिलाएंगे। दूसरा, जीविका दीदी को सरकारी नौकरी देंगे। ये तो क्लियर कट है, यही 10 लाख के आसपास हो जाएगा मेरे ख्याल में। अब उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन काफी हो जाएगा। उसके बाद हर परिवार में जिसके सरकारी नौकरी नहीं है वहां सरकारी नौकरी देंगे। तो एक कॉन्क्रीट प्लान के सामने ये जो गोल मटोल इनका चलता है, एक टाइमलाइन भी है अनिल जी, एक टाइमलाइन भी है जो आरजेडी का है, वो 20 महीने उन्होंने रखे हैं। ये नहीं कहा कि आज आएंगे कल कर देंगे। हाँ, टाइमलाइन भी बताई है उन्होंने, आपको रोजगार देंगे और वो लिख के मेरे से ले लीजिए, मतलब वहां पर आपको लेटर इशू करेंगे। तो वो ये एक पहली बार हुआ था जब कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर बने थे ना, तो बिहार में रोजगार मेला लगा था और उन्होंने कहा था जो भी बेरोजगार है इंजीनियर, वो सारे इंजीनियर को और डिप्लोमा होल्डर्स को एक साथ नौकरी देंगे। और उन्होंने नाम टाइप करके वहीं पे वो लाइन में लगा, नाम टाइप किया और उसको दिया। मतलब मास ये एम्प्लॉयमेंट जो है, उस समय भी इंजीनियरों की नौकरी नहीं मिल रही थी और उसमें जो ये किया, तो वही टाइप का वो बोल रहे हैं। और इसका असर है, देखिए तेजस्वी के साथ रोजगार का मामला जो है ना, वो उनके साथ आइडेंटिफाई हो गया है। मतलब 2020 के बाद से ही सब लोगों को लगता है, लोगों को, कि रोजगार के मामले में बहुत सीरियस है ये, और ये बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है। अच्छा, वहां अभी पलायन का मामला है। इन्होंने क्या कहा, ये बोल गए बहुत गलती से, सम्राट चौधरी का मैं आप लोगों ने सिर्फ निकल गए वहां तक देखा, हमने सम्राट चौधरी को भी क्या कहते हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। उसमें वो बोल रहे हैं कि लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि कहीं भी नौकरी कर सके। मतलब बिहार को लेबर कैंप ही बनाए रखना है, मतलब उसको नौकरी के लिए लेबर सप्लायर भी बनाए रखना है, ये उसमें ध्वनित होता है। अब ये बात तो ये लोग छोड़ेगा नहीं ना, ये तो बताएगा ना कि ये बोल रहा है। तो हमको लग रहा है क्या कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया है। अच्छा, आज जो नीतीश जी को जो जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया है, बीच में जेपी नड्डा है और उनको बगल में है इधर जीतन राम मांझी, दो लोगों को बराबर में, मतलब जेपी नड्डा मतलब बीजेपी बड़े भाई या जो भी कहिए, वो उसके तरीके से वहां बैठे हैं, और ये सब सिपा सालार टाइप के। नीतीश जी को ये फोकस भी उन्हीं पे है, और फोटो पोस्टर के बारे में उन्होंने बताया ही। तो ये नीतीश जी तो कम से कम बिहार में
ये दृश्य नहीं देख सकेंगे। अब आप 2-3 दिन का जो आप ये है क्या कहते हैं होने वाला है कैंपेन, उसमें आपको दिखाई देगा कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से काम करेंगे, उतरेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है और इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और ये बातें जो बिल्कुल एक तरह से हमें कहें कि अंदरूनी बातें हैं, वो बताना जनता को ज़रूरी। लास्ट कमेंट फरा, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? लास्ट कमेंट की ये एक तरह से आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ, बीजेपी को शायद ये लग रहा होगा कि वो एक तरह पर नैल पे दहला कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ बहुत ही एक तरह उनका प्रण आया और हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन इससे मुझे लगता है कि और वो बैकफुट पर ही चले गए हैं और एक तरह से जो उनकी बगावत थी, तमाम चीजें हैं, वो खुलकर पूरी तरीके से अब सामने आ गई। अब तो मतलब कहीं कि जिसको राजनीतिक समझ भी नहीं होगी उसकी भी समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। बहुत संक्षेप में लास्ट कमेंट आपका। ओ, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। अनम्यूट है, चलिए मुझे लगता है कि फिर से कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई है और फिर आपसे इस सवाल का जवाब मैं आपसे फिर किसी और दिन ले लूंगी। फरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अनिल जी? नहीं, ओके, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।